कस्टम्स का ऑडिट। कस्टम ऑडिट ये सेक्शन नंबर 99A में होता है, ठीक है। देखो, और अब इसमें देखो शुरुआत किसका है, ऑन सुपर सेशन, यानी कि ये कोई चीज़ का आगे की चीज़ है सेक्शन नंबर 99A। पहले क्या होता था, केवल और केवल ऑन साइट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट होता था, और वो भी प्रीमाइसेस पे होता था। कब? 2011 के समय में। लेकिन गवर्नमेंट ने 2018 में एक नया सिस्टम लेके आई, क्या, जिसका नाम दिया अ सेपरेट सेक्शन 99A इज इंट्रोड्यूस, जिसने ऑथोराइज किया किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। किसे ऑथोराइज किया? प्रॉपर ऑफिसर को, कि वो ऑडिट कर सके असेसमेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड। तो इसमें एक पहला क्लॉज जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है एग्जाम में, वो ये है कि किसको ऑडिट किया जाता है। तो असेसमेंट दैट हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, वो असेसमेंट जो पहले से कंडक्ट हो चुका है उससे ऑडिट करना कस्टम ऑडिट है, ठीक। असेसमेंट दैट इज ऑलरेडी ऑडिटेड नहीं, असेसमेंट दैट इज ऑलरेडी कंडक्टेड, AAC, ठीक। एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस, मतलब ये कब क्लियर हुआ था, कस्टम क्लियरेंस के टाइम पर ये कंडक्ट हो गया था असेसमेंट, ठीक। सच ऑडिट इज परमिटेड टू बी कैरी आउट। अब ये ऑडिट कैसे होना चाहिए, तो ये होना चाहिए स्विफ्टली। और कहाँ कहाँ हो सकता है ये ऑडिट, तो ये हो सकता है प्रीमाइस ऑफ द ऑडिटिंग, यानी जिसका ऑडिट होने वाला है उसके प्रीमाइस पे, बेसिकली इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, बेसिकली, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं आगे। या फिर दूसरी कौन सी जगह हो सकता है, ऑफिस ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, या फिर प्रॉपर ऑफिसर की जगह पे। यानी इसमें अभी तक बनने से 2 पॉइंट देखे कि सबसे पहले इसको हमको करना कैसे है, तो स्विफ्टली करना है। और ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सबसे पहले ऑडिटी की प्रीमाइस में हो सकता है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर के ऑफिस में हो सकता है। अब इट मे बी नोटेड दैट ऑडिटी, देखो अभी मैंने जो बात किया तो इसमें ऑडिटी में कौन कौन आता है, तो ऑडिटी में देखो कौन कौन आता है। सबसे पहले सेक्शन 99A में जो आते हैं वो मतलब इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, ठीक है। इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, जिसको आप प्रिंसिपल कह सकते हो, ये देखो, इंक्लूड्स इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, ठीक। पहले ये 2 लोग तो अपने पास आ गए, और कौन कौन हो सकता है जिसका ऑडिट करने वाले हैं हम, तो वो हो सकता है, देखो अभी तक जितने लोग अपने सामने आए थे ना, वो लोग जो उससे रिलेटेड, एक्सेप्ट ब्रोकर और एजेंट अभी हमने फिलहाल नहीं देखे। तो कितने लोग आए, सबसे पहले तो एक वो वेयर हाउस वाला आया था, तो उसको क्या बोलोगे आप, वेयर हाउस का कौन, जिसने पास लाइसेंस है वेयर हाउस का, तो लाइसेंसी ऑफ वेयर हाउस। फिर हमारे सामने एक वो भी आया था कस्टोडियन, तो कस्टोडियन का भी ऑडिट हो सकता है। ये लोग इंक्लूडेड हैं इसमें, इनके ऊपर भी ऑडिट हो सकता है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला कस्टोडियन अप्रूव्ड अंडर 45, ठीक है। और लाइसेंसी ऑफ वेयर हाउस एंड एनी अदर पर्सन, और कोई भी अदर पर्सन जो कि कनेक्टेड हो, किस रूप में कनेक्टेड हो, क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, स्टॉकिंग, कैरिंग, सेलिंग, परचेसिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और ड्यूटीएबल गुड्स, ठीक है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, या फिर ऐसे कोई भी गुड्स जो ड्यूटीएबल है, ठीक, जिस पे ड्यूटी लग सकती है। तो ड्यूटीएबल वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है ना कि कल को कोई खड़ा हो जाएगा कि भैया ये गुड्स पे तो हमने ड्यूटी दी ही नहीं। तो ड्यूटीएबल वर्ड का मतलब है कि अगर ये गुड्स पे ड्यूटी लगती है तो वो ड्यूटीएबल है ना। और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर तो है ही, तो मतलब कल को आप ये वाला आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि भैया इस पे तो ड्यूटी लगी ही नहीं थी। जो भी ड्यूटी जिस पे लग सकती है उसके लिए ऑडिट हो सकता है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस ऑडिट प्रोसीजर आर एज फॉलोज। अब हम देखने वाले कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है। देखो अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, 5 साल वाला क्लॉज है। कितने साल वाला क्लॉज, 5 साल। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि ऑडिटी को जो है प्रिजर्व करना है अपने रिकॉर्ड्स को, कब तक, 5 सालों तक। लेकिन ये वो 5 साल नहीं कि ऑडिट के बाद 5 साल आप ये डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखे रहो। ये बोल रहा है कि हर डॉक्यूमेंट को आपको 5 साल तक रखना है फॉर द कंडक्ट, क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर, फॉर द कंडक्ट, क्या वर्ड है, फॉर द कंडक्ट ऑफ दिस ऑडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल आपको रखना है इस ऑडिट को कंडक्ट कराने के लिए। फिर कैसे सिलेक्ट होगा, तो रिस्क बेस सिलेक्ट होगा। कैसे सिलेक्ट होगा, तो रिस्क बेस असेसमेंट से हमको पता चलेगा। अच्छा, कहाँ होगा, हमने देखे थे प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिटी, और कौन करेगा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर हु विल इंटीमेट 15 डेज इन एडवांस ऑफ देयर शेड्यूल विजिट। मतलब अगर वो प्रीमाइसेस पे हो रहा है तो हमें कितने दिन पहले बताना है, 15 डेज पहले। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ याद रखना, देखो अभी यहाँ पर देखो फर्स्ट वाले में क्या यूज हुआ है, नंबर 5, ठीक।
यहाँ पर भी 5 आने वाला है, ठीक है, 5% आने वाला है, अभी नेक्स्ट इसमें मैं बात करूँगा तब आएगा, तो ये इजी हो जाएगा याद करना। और फिर यहाँ पर देखो फिर से 15 डेज है, तो ये यहाँ पर भी 5 का यूज़ हो गया। ठीक, तो हमने पहले 3 चीज़ देख ली, 5 साल तक प्रिजर्व करना है, उसके बाद रिस्क बेस्ड असेसमेंट होता है, ऑडिट विल बी कंडक्टेड प्रीमाइस पे होगा और वो 15 दिन पहले उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, ऑडिटी में एक्सेप्ट द लाइबिलिटीज एंड वॉलंटरी डिस्चार्ज द ड्यूटी इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी एज एप्लीकेबल ऑन द फाइंडिंग्स। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग यानी फाइंडिंग के बेसिस पे ऑडिटी चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है वो लाइबिलिटीज को और वॉलंटरी डिस्चार्ज कर सकता है ड्यूटी इंटरेस्ट और पेनाल्टी को। अब असिस्टेंट किसकी किसकी असिस्टेंस आप ले सकते हो, ऑफकोर्स सबसे पहले तो हमारी, फिर हमारे दोस्त CWA की, या फिर कोई IT प्रोफेशनल्स की विद द परमिशन ऑफ, लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगी, परमिशन ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम की। इसमें जल्दबाजी में एक चीज़ आप नहीं लिख देना, हर जगह CS CS CMA आता है, लेकिन यहाँ पर CS का नाम आपको दिखाई नहीं दिया है, तो कहीं गलती से भी आप इसमें CS मत लिख देना, ये कस्टम चल रहा है, तो CS इसमें नहीं है। CA CWA और IT प्रोफेशनल, ये MCQ आ सकता है कि उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें CS एक ऑप्शन हो, कोर्स ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे CS नहीं है। इसमें पेनाल्टी कितनी है, तो 50,000 की पेनाल्टी है, 50,000 की पेनाल्टी। हम तो देखो एक बार और हमारा वर्ड क्या यूज हो गया, 5, तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। अभी यहाँ वाला मैंने बताया नहीं है, 5% आने वाला है, पर ओके 5 टाइम मतलब 5 4 वैल्यू हो, और फिर बचा तो फिर एक ही पॉइंट बचता है हमारे पास, कि हम 2 पॉइंट बचते हैं एक्चुअली, हम किसकी असिस्टेंस ले सकते हैं और फाइंडिंग्स जो भी है हमारी उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट पेनल्टी को पे कर सकते हैं। केवल इतना ही देखा मैंने अभी तक। अभी अपन जनरल जनरल बात कर रहे थे कस्टम ऑडिट के बारे में। अब कस्टम ऑडिट कितने टाइप का हो सकता है, तो कस्टम ऑडिट हो सकता है 2 टाइप का। सबसे पहला है PBA और दूसरा है TBA, तो मैंने उल्टा बोल दिया, पहला है TBA और दूसरा है PBA। TBA जो वर्ड है ना, इसको आप कैसे याद रखोगे, आपने देखा होगा जब टीवी में कोई प्रोग्राम आने वाला रहता है, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि आगे क्या आने वाला है, तो वहाँ पर TBA लिख देता है। TBA का मतलब होता है टू बी अनाउंस, लेकिन फिलहाल यहाँ पर TBA का मतलब टू बी अनाउंस नहीं है। TBA का मतलब है ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑडिट। 2 टाइप के ऑडिट हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट और प्रीमाइस बेस्ड ऑडिट। ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट में क्या करना है, ट्रांजेक्शन को ऑडिट करना है। TBA ट्रांजेक्शन सारा ऑडिटेड। इट में बी नोटेड दैट, और TBA ही आगे जाके मे, देखो वर्ड क्या यूज है मे, ऐसा नहीं कि TBA से ही PBA बना, मे सब्सिक्वेंटली बी कन्वर्टेड इनटू PBA, मतलब प्रीमाइस बेस्ड ऑडिट। अब हम देखते हैं कि PBA क्या है, मेन फोकस हमारा इसमें PBA में ही है। द न्यू प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट अंडर सेक्शन नंबर 99A, तो सेक्शन नंबर 99A PBA की बात करता है, हैज एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट। इसने स्कोप को बढ़ा दिया, कैसे, वो जो अदर एंटिटीज है ना जो कनेक्टेड विथ थी, कैरिंग सप्लाइंग सपोर्टिंग वगैरह जो भी चीज़ें थी उसमें जो यूज करती थी, उनको लेकर के इसने इसका स्कोप बढ़ा दिया है। इन PBA कस्टम्स वुड रिव्यू, अब PBA में वो लोग क्या रिव्यू करेंगे, तो PBA में वो लोग सबसे पहले रिव्यू क्या करेंगे वो हम देख रहे हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, किसको रिव्यू करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, कब, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, पीरियड ऑफ टाइम में वो लोग रिव्यू करेंगे इसको, कब से कब तक रिव्यू करेंगे, एक गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को वो रिव्यू करेंगे कब, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट, एंड चेक ऑल रेलिवेंट कमर्शियल रिकॉर्ड्स, और वो लोग चेक किसको करेंगे, रिकॉर्ड्स को। अच्छा, रिकॉर्ड्स में 2 चीज़ें आने वाली है, पहला रिकॉर्ड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 2 टाइप के रिकॉर्ड्स को वो चेक करने वाले हैं। किसको किसको सबसे पहले शुरू से देखते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को वो लोग क्या करेंगे, रिव्यू, और ये ओवर द पीरियड ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम को उस पर रिव्यू करेंगे। और इसके बाद वो लोग चेक क्या करेंगे, रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे वो लोग क्या पता लगाएंगे, वो लोग वेरीफाई करेंगे क्या, गिवन गुड्स को, क्या बोला उसने, एंड कॉन्ट्रैक्ट,
टू वेरीफाई द पर्टिकुलर्स गिवन इन गुड्स डिक्लेरेशन। गुड्स डिक्लेरेशन में जो भी पर्टिकुलर्स दिए हैं उसको रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है? जो भी आपने गुड्स डिक्लेरेशन में डिटेल्स दिया है उसको ये लोग पर्टिकुलर्स को रिव्यू करेंगे। पीबीए वुड इनेबल द डिपार्टमेंट। अच्छा, पीबीए करने से क्या फायदा होगा? ये डिपार्टमेंट को इनेबल कर देगा किस चीज के लिए? टू ब्रिज द कम्युनिकेशन डिवाइड एंड अशर इन अ न्यू एरिया ऑफ पार्टनरशिप विद ट्रेड। ठीक है, मतलब ये ब्रिज गैप कर देगा, गैप को ब्रिज कर देगा, ये गैप के बीच में एक पुल बना देगा। कौन सा गैप? कम्युनिकेशन गैप। गैप जब भी आता है तो कम्युनिकेशन गैप ही होता है। कम्युनिकेशन डिवाइड और एक नई पार्टनरशिप की एरा को लॉन्च करेगा। फर्दर बोर्ड में ऑल्सो सिलेक्ट एनी क्राइटेरिया और थीम फॉर ऑडिट। कोई और क्राइटेरिया या थीम भी सिलेक्ट कर सकता है बोर्ड। इसके बाद हम आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑडिट। कैसे सिलेक्ट करोगे? तो हमने देखी थी रिस्क बेस है। रिस्क बेस है तो इसका जो जो सिलेक्टर होगा वो भी रिस्क से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या है? DGAM। DGARM, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क जब भी आता है तो हम रिस्क को क्या करते हैं? एनालाइज। ठीक, रिस्क को हम एनालाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक, तो वही उसका डिपार्टमेंट है। सबसे पहले तो डायरेक्टर जनरल तो है ही, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पोटेंशियल फोकस एरियाज और एंटिटीज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, इनको आइडेंटिफाई करो। किस चीज की क्या क्या आइडेंटिफाई करेगा ये? पोटेंशियल फोकस एरिया और एंटिटीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ ऑडिट, दोनों चीज को देखेगा ये। एरिया भी यही बताएगा और एंटिटीज भी यही बताएगा। इसके बाद एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट टू असिस्ट ऑडिट कमिश्नरेट्स। द एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट्स कस्टम के होंगे ना, वो लोग भी असिस्ट कर सकते हैं, करेंगे ऑडिट कमिश्नरेट को इन कंडक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट एंड प्रीमाइस बेस्ड ऑडिट। अच्छा, अब इसको कैसे याद करें? देखो एग्जीक्यूटिव यानी काम करने वाले। ठीक, तो मतलब जो भी कमेंशनरेट जो काम करते हैं वो ऑडिट वाले को हेल्प कर देंगे। तो बस सिंपल, एग्जीक्यूटिव वाले ऑडिट वाले को काम कर देंगे। तो अब वर्ड कौन सा है? काम करना, मतलब कंडक्ट। तो कंडक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट एंड प्रीमाइस बेस्ड ऑडिट में एग्जीक्यूटिव कस्टम कमिश्नरेट हमारी हेल्प कर देंगे। द चीफ कमिश्नरेट शेल पुट इन प्लेस, उसको पुट इन प्लेस करना पड़ेगा क्या? एक सुटेबल मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। क्या लगाना पड़ेगा उसे? सुटेबल मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। किस लिए? जिससे कि वो प्रोग्रेस को चेक कर सके एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट को चेक कर सके। ठीक, अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल सुपरविजन, ओवरऑल सुपरविजन तो उसको करना ही है, लेकिन चीफ कमिश्नर को एग्जामिन भी करना है ऑन सिलेक्टिव बेसिस। क्या करना है? उसे एग्जामिन करना है सिलेक्टिव बेसिस पर 5% ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। उसे एग्जामिन करना है 5% ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन सिलेक्टिव बेसिस। कम से कम 5% ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स सिलेक्टेड रैंडमली। कैसे सिलेक्ट होंगी ये? रैंडमली। लेकिन ये किस पे बेसिस होंगी? जो भी क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर में जो ऑडिट कमिश्नरेट होता है, देखो जो भी मेरा क्वार्टर है उसमें मेरा जो ऑडिट कमिश्नरेट है वो जो भी रिपोर्ट देता है वो उसमें से रैंडमली हमें 5% कोई भी रिपोर्ट को उठाना है और चेक करना है। और इससे क्या होगा? एज प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, एज पर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, ये वाली जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, वो जो हमारे ऑडिट्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं या नहीं एज पर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स।